चलिए बेटा बिस्मिल्लाह करते हैं। लेसी की अकाउंटिंग हम लोग डिस्कस कर रहे थे और कुछ बेसिक बातें लेसी के हवाले से डिस्कस हो गई थी। जरा पहले आपको रिकॉल करा दूं। लेसी जब भी किसी एसेट को फाइनेंस लीज पे लाएगा, सही कह रहा हूं, लेसी जब भी किसी एसेट को लीज पे लाएगा, फाइनेंस जरूरी नहीं है, लीज पे लाएगा, वो राइट ऑफ यूज को रिकॉग्नाइज करेगा, लीज लायबिलिटी को रिकॉर्ड करेगा। राइट ऑफ यूज हमेशा कॉस्ट पे रिकॉर्ड होगा। लीज लायबिलिटी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट्स पे रिकॉर्ड होगी। प्रेजेंट वैल्यू निकालने के लिए इंटरेस्ट रेट इस्तेमाल किया जाएगा। वो इंटरेस्ट रेट या तो होगा इंटरेस्ट रेट इम्प्लिसिट इन द लीज या फिर होगा लेसी का इंक्रीमेंटल बोरिंग रेट। दोनों गिवन हो तो हमें इम्प्लिसिट रेट को इस्तेमाल करना ज्यादा बेहतर होता है। फिर हमने देखा था बाद में वो राइट ऑफ यूज को डेप्रिशिएट करेगा। लीज लायबिलिटी पर फाइनेंस चार्ज कैलकुलेट होगा। फाइनेंस चार्ज जब भी कैलकुलेट होगा वो पीरियोडिकली कांस्टेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट पे कैलकुलेट होगा और रिमेनिंग अमाउंट ऑफ लायबिलिटी पे कैलकुलेट होगा। इस मेथड का नाम मैंने बताया था एक्चुरियल मेथड, जिसमें इंटरेस्ट रिमेनिंग अमाउंट पे लगता है और कांस्टेंट रेट पे लगता है। नहीं बताया था? जब आप इंटरेस्ट एक कांस्टेंट रेट पे चार्ज करो और रिमेनिंग अमाउंट पे चार्ज करो, इसे हम प्रैक्टिकल लाइफ में कहते हैं एक्चुरियल मेथड। ठीक है सर। फिर जब फाइनेंस चार्ज रिकॉर्ड करेगा वो अपनी लीज लायबिलिटी को बढ़ाएगा। एंट्री हमने बनाई थी फाइनेंस चार्ज डेबिट, लीज लायबिलिटी क्रेडिट। बाद में वो पेमेंट करेगा, पेमेंट करने पर लीज लायबिलिटी कम हो जाएगी, लीज लायबिलिटी डेबिट एंड बैंक क्रेडिट। फिर हमने एक एग्जांपल शुरू किया था बेटा, जहां पर एक एसेट आपको यूज करने के लिए दिया था 4 साल के लिए, तय आया था फेयर वैल्यू 5710 है, आप मुझे हर साल 2000 रुपए दोगे, एंड में दोगे, इंटरेस्ट रेट 15% था और हर साल 2000 रुपए की लीज पेमेंट थी। हमने सारी पेमेंट्स की पहले प्रेजेंट वैल्यू निकाली। जब हमने लीज पेमेंट की प्रेजेंट वैल्यू निकाली वो भी फेयर वैल्यू के बराबर आई और जैसे ही वो फेयर वैल्यू के बराबर आई हमारी कंडीशन पूरी हो गई। कंडीशन नंबर डी, क्या प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट्स एसेट की फेयर वैल्यू का सब्सटेंशियल पार्ट है, एटलीस्ट 90% है। पता चला तब तो इस सवाल में 100% है और कंफर्म हो गया कि ये फाइनेंस लीज है। यहां तक लाकर चीज को हमने रोक दिया था। अब आज पहले ये देखते हैं लेसी की एंट्री कैसे बनेगी। फिर हम एक वर्किंग की बात कर रहे थे, लीज का अमोर्टाइजेशन शेड्यूल वो कैसे बनेगा, प्लस लेसी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसे बनती है। पहले बेटा लेसी की एंट्रीज पर काम शुरू करते हैं। चलिए दोस्त लेसी की बुक्स में काम शुरू कर रहे हैं। कॉन्ट्रैक्ट की डेट मैंने क्या लिखवाई थी, 1 जनवरी 19। 1 जनवरी 19 वाले दिन लेसी पहली एंट्री बनाएगा। वो राइट ऑफ यूज को कैपिटलाइज करेगा और लीज लायबिलिटी को क्रेडिट करेगा। राइट ऑफ यूज हमारे पास कैपिटलाइज होगा कॉस्ट पे
और लीज लाइबिलिटी रिकॉर्ड होगी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट्स। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट्स हम निकाल के बैठे हुए थे 5710, तो हमने लीज लाइबिलिटी 5710 पे रिकॉर्ड कर लिया। अब रेट ऑफ यूज की कॉस्ट डिटेल में निकालना मैंने नहीं सिखाई थी, उसका पैरा 23 था, फिलहाल मैंने रोका था। जब उस पैरा को पढ़ोगे, पढ़ना नहीं है अभी, उसके पहले पॉइंट में लिखा हुआ है राइट ऑफ यूज में 4 चीजें आती हैं, और पहली चीज आती है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट्स। इंटरेस्ट हटाकर आप लेसी को जितने लेसर को जितने पैसे भी दे रहे हो वो सब अपनी कॉस्ट में डालो। ठीक है सर, तो इंटरेस्ट हटाकर कितने पैसे दे रहे हैं 5710, तो फिलहाल राइट ऑफ यूज में भी हम 5710 का अमाउंट डाल रहे हैं। अब यहां पर एक बहुत ही बचकाना सवाल जहन में आता है, जिसका जवाब मैंने लास्ट क्लास में पहले ही दे दिया था, फिर भी कुछ के जहन में आता है। हर साल 2000 रुपए मैंने लेसर को देने, मैं लेसी हूं, हर साल 2000 रुपए देने, और 2000 कर करके 4 साल में टोटल 8000 रुपए देने। तो सवाल बचकाना जहन में क्या आता है, अब यार सर माजिद ने खुद ही लिखवाया 8000 रुपए देने हैं 8000 रुपए, और लीज लाइबिलिटी सर 5710 पे रिकॉर्ड करवा रहे हैं। ठीक है, तो सर आईएएस में तो ये लिखा हुआ था लीज लाइबिलिटी हमेशा प्रेजेंट वैल्यू पे रिकॉर्ड होगी, मैंने वही काम किया है। अब 8000 पे लाइबिलिटी को रिकॉर्ड क्यों नहीं करा? उस 8000 के अंदर अगले 4 साल का इंटरेस्ट भी शामिल है। क्या शामिल है? अगले 4 साल का इंटरेस्ट भी शामिल है। वो इंटरेस्ट भी शामिल है जो अभी मुझ पर लगा ही नहीं है, वो इंटरेस्ट अभी लगना शुरू होगा। एक ऐसा इंटरेस्ट जो मुझ पर अभी लगा ही नहीं है, क्या मैं उसको अभी से लाइबिलिटी में डाल सकता हूं? तो ये बात समझ में आती है, इंटरेस्ट लग गया, दिया नहीं, हाँ वो लाइबिलिटी होता है। ड्यू बट नॉट पेड, एक्रूवल, उसकी एक्रूवल कर लो। लेकिन अभी इंटरेस्ट लगा ही नहीं है, अभी तो मैं उधार लेकर आया हूं, इंटरेस्ट अब लगना शुरू होगा। तो याद रखिएगा, लीज लाइबिलिटी जब भी रिकॉर्ड होती है वो अपनी प्रेजेंट वैल्यू पे रिकॉर्ड होती है। इसका सिंपल मतलब ये होता है कि हम जितने पैसे लेसर को देने वाले हैं उसमें जो भी फ्यूचर का इंटरेस्ट है फिलहाल हम हटा देंगे। लीज लाइबिलिटी फ्यूचर का इंटरेस्ट हटा के रिकॉर्ड होती है। फिर अब क्या करना है? कुछ नहीं करना है, राइट ऑफ यूज को यूज करो, और यूज करते करते ईयर एंड पे क्या कर दो, डेप्रिशिएट कर दो। अब हमें ईयर एंड मिला 31 दिसंबर 19 में, डेप्रीसिएशन एक्सपेंस डेबिट एंड एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन क्रेडिट। राइट ऑफ यूज 5710 पे रिकॉर्ड हुआ है। लीज टर्म 4 साल है, 5710 को 4 साल पे डिवाइड कर लें, 1428 अप्रोक्सीमेटली हमारा एसेट हर साल डेप्रिशिएट होगा। चले भाई डेप्रिशिएट भी करवा दिया। अब ईयर एंड आ गया है, और वादे के मुताबिक हर साल के आखिर में मैंने आपको 2000 रुपए देने, लेकिन 1 साल से मैं लाइबिलिटी अपने ऊपर लेके बैठा हुआ हूं, और जनवरी से दिसंबर तक का इंटरेस्ट मुझ पर अब लग चुका है। तो आईएएस में लिखा हुआ था आप फाइनेंस चार्ज के नाम पर पहले लीज लाइबिलिटी को बढ़ा लो। अब फाइनेंस चार्ज को रिकॉर्ड कर रहे हैं। फाइनेंस चार्ज हमारा एक्सपेंस है, इंक्रीज इन एक्सपेंस विल बी डेबिटेड। फाइनेंस चार्ज डेबिट, और फिलहाल हमने इसके नाम पर अपनी लीज लाइबिलिटी को बढ़ा लिया। अमाउंट अभी चाहिए जो बड़े आराम से निकलेगा, मसला नहीं है, लेकिन मैंने फिलहाल क्वेश्चन मार्क बना दिया। नाउ वादे के मुताबिक अब मैं आपको पहली पेमेंट भी करूंगा, और पेमेंट का अमाउंट डिसाइडेड है, मैं आपको हर साल 2000 रुपए दूंगा। 31 दिसंबर 19 जब पेमेंट कर दूंगा
लाइबिलिटी मेरी कम हो जाएगी। लीज लाइबिलिटी डेबिट एंड बैंक क्रेडिट, समझाया था कैश कभी भी क्रेडिट नहीं करना। टैक्स वाले लीज रेंटल उस वक्त अलाउ करते हैं जब आप चेक से पे करो। 2000 की मैंने पहली पेमेंट कर दी। ये जो मैं 2000 की पेमेंट कर रहा हूं, इसमें कुछ इंटरेस्ट भी पे कर रहा हूं और कुछ मैं प्रिंसिपल अमाउंट भी पे कर रहा हूं। अब मुझे ब्रेकअप चाहिए। ये जो 2-2 हजार रुपए मैं 4 दफा पे करूंगा, हर 2000 में इंटरेस्ट कितना है और फाइनेंस चार्ज कितना है। इसके लिए बेटा हम एक छोटी सी वर्किंग बनाते हैं, उसका नाम होता है लीज अमोर्टाइजेशन शेड्यूल। लीज कैसे अमोर्टाइज्ड होगी, कैसे खत्म होगी, उसका पूरा शेड्यूल बनेगा। शेड्यूल बनाता हूं बेटा। अभी शेड्यूल शुरू शुरू के हैं तो मैं ज्यादा कॉलम बना रहा हूं ताकि आपकी समझ में सब कुछ आ जाए। जब शेड्यूल प्रैक्टिस कर करके आपकी समझ में आ जाए तो बहुत सारे बच्चे शेड्यूल को बहुत कम कॉलम कर देते हैं, बहुत तो इतने तेज होते हैं कि वो सारा काम किस पे कर लेते हैं, ऑन कैलकुलेटर। ठीक है, लेकिन फिर बता दूं, आईकैप के सोल्यूशन में ये शेड्यूल वर्किंग में हमेशा बना हुआ होता है। इट मीन्स इसके कोई ना कोई मार्क्स होते हैं। पहले मुझे सारे कॉलम बना लेने दीजिए। एक कॉलम ईयर का, देन लाइबिलिटी एट स्टार्ट ऑफ ईयर, इस लाइबिलिटी पर लगेगा फाइनेंस चार्ज, फिर इन दोनों का बन जाएगा सब टोटल। वादे के मुताबिक कुछ ना कुछ मैं आपको रेंटल पे करूंगा। रेंटल पे होने के बाद लाइबिलिटी कम हो जाएगी। लाइबिलिटी एट एंड ऑफ ईयर एंड फाइनली प्रिंसिपल पेड। शाबाश, फटाफट ये सारे कॉलम आप बना लें। शेड्यूल मुझे तो बनाना आता है, आपको सिखाना है। तो बेटा लास्ट में बैठे हुए, ये लास्ट वाला एसी चल रहा है? तो मैं तो लास्ट वाला एसी चल रहा है, बंद है?
चलो बेटा, अब जरा समझो ये स्केड्यूल किस तरीके से बनेगा। हमारा पहला साल है 2019। 19 के स्टार्ट में लाइबिलिटी हमने रिकॉर्ड करी है 5710 पे। 5710 ये हमारी टोटल लाइबिलिटी की प्रेजेंट वैल्यू है। पहले साल इस पे इंटरेस्ट लगेगा और 15% लगेगा। शाबाश, 5710 का 15%। जी चले 857। 5710 मैंने आपके देने थे इंटरेस्ट हटाकर। 857 का इस पे पहले साल का इंटरेस्ट लगेगा। अब इन दोनों का सम ले लो। 6567। अब पहले सब टोटल को समझो। पहला साल खत्म होते होते एक साल का इंटरेस्ट मिलाकर मैंने आपके टोटल 6567 रुपए देने हैं। बट अकॉर्डिंग टू कॉन्ट्रैक्ट सारे पैसे अभी नहीं देने। अभी सिर्फ कितने देने? सिर्फ 2000 रुपए देने। 6567 में से 2000 रुपए मैं आपको पे कर दूंगा। अब पेमेंट के बाद लाइबिलिटी कम हो गई। 4567 मैंने आपके साल के एंड में अभी भी देने। सही है सर? अब यहां देखना बेटा, लाइबिलिटी का ओपनिंग बैलेंस था 5710, लाइबिलिटी का क्लोजिंग बैलेंस है 4567। दोनों का डिफरेंस लो। 5710 एंड 4567 1143। ये 1143 हमें ये बता रहा है पहले साल मैं आपको 1100 रुपए का प्रिंसिपल अमाउंट पे कर रहा हूं। अब 2000 का ब्रेकअप समझो। पहले साल में आपको 2000 रुपए दूंगा, उस 2000 में 857 इंटरेस्ट के दूंगा और 1100 रुपए प्रिंसिपल के दूंगा। ये हमें पहले 2000 का ब्रेकअप पकड़ में आ गया। समझ में आ गई बात सबके? अब आया नेक्स्ट ईयर 2020। आईएएस में लिखा हुआ था इंटरेस्ट रिमेनिंग अमाउंट पे चार्ज करना और पीरियोडिकली रेट ऑफ इंटरेस्ट कांस्टेंट रखना। अब रिमेनिंग लायबिलिटी पिछले साल की क्लोजिंग, इस साल की ओपनिंग लायबिलिटी 4567। जब सेकेंड ईयर शुरू होगा 4567 रुपए मैंने आपके देने थे, जिस पर साल भर का इंटरेस्ट लगेगा 15%। अब इसका 15% निकालें 685। इन दोनों का सम 5252। दूसरा साल खत्म होते होते इंटरेस्ट मिलाकर मैंने आपको 5252 पे करने, बट अकॉर्डिंग टू कॉन्ट्रैक्ट अभी सिर्फ 2000 पे करने। बाकी बचा 3252। लाइबिलिटी का ओपनिंग बैलेंस था 45, क्लोजिंग है 3252 माइनस करो 1315। मैं अब जो 2000 रुपए आपको दूंगा उस 2000 में 685 का फाइनेंस चार्ज होगा और 1315 रुपए का प्रिंसिपल होगा। आप गौर करो, पहली पेमेंट जो 2000 की है उसमें इंटरेस्ट बनता है 800 रुपए, फिर इंटरेस्ट बनता है 600 रुपए। इंटरेस्ट कम क्यों हो गया? क्योंकि वो रिमेनिंग अमाउंट पे कैलकुलेट हो रहा है। किसके ऊपर? रिमेनिंग अमाउंट पे। इससे हमारा इंस्टॉलमेंट चेंज नहीं होगा। इंस्टॉलमेंट का अमाउंट तो फिक्स है कॉन्ट्रैक्ट में 2000 2000 2000, लेकिन हम एज्यूम कर रहे हैं उस 2000 के अंदर शुरू के साल में इंटरेस्ट जाता है, बाद में इंटरेस्ट कम हो गया और कम होगा और कम हो जाएगा। अब आया तीसरा साल 2021। लाइबिलिटी का ओपनिंग बैलेंस 3252। अब 3252 पे 15% लगाइए 488। सब टोटल 3740। 2000 की पेमेंट हम फिर करेंगे एंड 1740 की लाइबिलिटी बची। 1512 का प्रिंसिपल पे कर दिया। फाइनली
कॉन्ट्रैक्ट का लास्ट ईयर आया 2022, ओपनिंग बैलेंस 1740 का 15%, बेटा 260 कर लो, फिगर राउंड हो जाएगी। 1740 प्लस 260 ये हो गया 2000। चौथा साल खत्म होते होते हमारी वर्किंग बताती है इंटरेस्ट मिला के हमें 2000 रुपए देने होंगे, और अकॉर्डिंग टू कॉन्ट्रैक्ट वाकई में 2000 रुपए ही देने। और जैसे ही मैं 2000 रुपए दे दूंगा लाइबिलिटी जीरो हो जाएगी और प्रिंसिपल अमाउंट 1740 का पे हो जाएगा। इस वक्त बेटा अगर कुछ कॉलम के सम करूं वो बड़े ऑब्वियस है। 2000 2000 2000 2000 टोटल पेमेंट्स 8000। अगर प्रिंसिपल पेड का सम करूं अप्रोक्सीमेटली 5710, और अगर फाइनेंस चार्ज का सम करूं 2290। और जब ये सवाल शुरू हुआ था पिछली क्लास में, ये तीनों फिगर हम पहले से कैलकुलेट करके बैठे हुए थे। मैं आपको 8000 रुपए की पेमेंट कर रहा हूं उस एसेट की जो मार्केट में 5710 रुपए का मिलता है। तो 5710 रुपए से ऊपर मैं जितना पैसा दे रहा हूं सब इंटरेस्ट के नाम पे दे रहा हूं। अब इस वर्किंग से पहले साल का इंटरेस्ट पकड़ में आ गया। हमारा पहले साल का इंटरेस्ट एक्सपेंस कितना है? 857। फाइनेंस चार्ज डेबिट, लीज लाइबिलिटी क्रेडिट 857। और अगली ही एंट्री के अंदर ये लीज लाइबिलिटी पे भी हो गई। अब अगर कोई आपसे पूछे ओ भाई पहले साल तुमने 2000 रुपए दिए, 2000 का ब्रेकअप क्या है? ब्रेकअप ये बना हुआ, उस 2000 में 857 का क्या पे करा है? इंटरेस्ट पे करा है। और बाकी 1143 का क्या पे करा है? प्रिंसिपल अमाउंट तुमने पे करा है। हाँ बेटा, सब टोटल ये बता रहा है बिफोर पेमेंट साल खत्म होते होते हमने कितने पैसे देने थे। बिफोर पेमेंट साल खत्म होते होते, फिर रेंटल पेड कितने दे दिए। अब लायबिलिटी का क्लोजिंग क्या बता रहा है? एक पेमेंट होने के बाद अब हम पर कितने पैसे अभी भी बाकी हैं प्रिंसिपल अमाउंट के। वो तो ऑलरेडी हो गया ना इसके अंदर, आप चैनल से दिखाने क्या मसला है। चल बेटा, अब लेसी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसे बनेगी? लेसी की पहले साल की एंट्री तो बन गई जो बननी थी फिलहाल। अब अगर लेसी अपना सौसी बनाए और 2019 का बनाए और सौसी के सिर्फ एक्सट्रैक्ट्स बनाए तो वो एक्सट्रैक्ट कैसे होंगे? जितनी एंट्री आपने अभी बनाई है जरा उसका ब्रेकअप समझना। राइट ऑफ यूज इसका ताल्लुक है स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन से। लीज लाइबिलिटी, लाइबिलिटी का ताल्लुक होता है बैलेंस शीट से। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, हाँ ये जाता है सौसी में। एक्यूमुलेट कॉन्ट्रा एसेट, कॉन्ट्रा एसेट जाता है बैलेंस शीट में। फाइनेंस चार्ज ये जाता है सौसी में। लीज लाइबिलिटी ये SOFP में, SOFP में फिर लीज लाइबिलिटी, और बैंक ये भी SOFP में। समझ में आ गया बेटा? हमारे पास इस वक्त सिर्फ दो चीजें हैं जो सौसी से ताल्लुक रखती हैं। कौन कौन सी? एक डेप्रिसिएशन का एक्सपेंस, दूसरा फाइनेंस चार्ज। लेसी अपनी सौसी के अंदर डेप्रिसिएशन का एक्सपेंस दिखाएगा 1428 और फाइनेंस चार्ज दिखाएगा 857। ये है वो दो एक्सपेंस जो सौसी अपने पास, लेसी अपनी सौसी में दिखाएगा। ठीक है, बात को अल्फाज बदल के समझा देता हूं। कोई तुमसे पूछे तुम लेसी हो, अगर कोई एसेट लीज पे लेते हो फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे क्या इफेक्ट आता है? है ना, दो इफेक्ट आते हैं। हम जब भी कोई एसेट लीज पे लेकर आते हैं, एक हमारा डेप्रिसिएशन का खर्चा निकल आता है और दूसरा हमारा
फाइनेंस चार्ज निकल आता है। बस ये दो इफेक्ट आपके निकलते हैं। सही है सर। अब लेसी की बैलेंस शीट देखो। लेसी की बैलेंस शीट में एसेट साइड पे हम शो करेंगे नॉन करंट एसेट्स। नॉन करंट एसेट में बहुत सारे एसेट आप दिखाते हो, जैसे एक नाम प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, जितना आपने पढ़ा हुआ है उसके हिसाब से। कौन नाम इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज, जितना आपने सीखा हुआ है। कौन नाम CWIP। इसी तरह से नॉन करंट एसेट में अब एक नया नाम और डालो, राइट ऑफ यूज, क्योंकि ये नॉन करंट इसलिए है क्योंकि अभी भी 3 साल का राइट बाकी है यूज करने के लिए। और राइट ऑफ यूज बैलेंस शीट में दिखाया जाएगा अपनी बुक वैल्यू पे। राइट ऑफ यूज कैपिटलाइज हुआ था 5710 और पहले साल 1428 आपने डेप्रिशिएट कर दिया। राइट ऑफ यूज अभी भी कितने का बचा हुआ है? 4282। नाउ लाइबिलिटी, लीज लाइबिलिटी को बैलेंस शीट में ब्रेक करके दिखाएंगे। नॉन करंट लाइबिलिटी अलग दिखाएंगे और करंट लाइबिलिटी अलग दिखाएंगे। नॉन करंट में दिखाएंगे लीज लाइबिलिटी और करंट में दिखाएंगे करंट मैच्योरिटी ऑफ लीज लाइबिलिटी। करंट मैच्योरिटी उस वक्त आती है जब आपके ऊपर कोई लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी हो और इंस्टॉलमेंट वाली लाइबिलिटी हो, इंस्टॉलमेंट वाली। तो आप क्या बोलोगे? हाँ हाँ मैंने अभी भी तुम्हारे पैसे देने हैं, उसमें से कुछ पैसे अगले 12 महीने में देने और कुछ 12 महीनों के बाद देने। जो 12 महीनों के अंदर देने हैं वो करंट मैच्योरिटी या करंट पोर्शन कहलाता है, और जो 12 मंथ के बाद देने हैं बेटा वो नॉन करंट कहलाता है। अब ये फिगर हमारे शेड्यूल में आराम से निकल आएगी। कैसे सर? बोर्ड पे देखिएगा। पहला साल खत्म होते होते इंटरेस्ट मिलाकर मैंने आपके 6567 देने थे, इंटरेस्ट मिलाकर, जिसमें से 2000 रुपए दे दिए। पहला साल खत्म होते होते 4567 मैंने आपके अभी भी देने, 4567 ये मैंने आपके अभी भी देने पहला साल खत्म होते होते। ब्रेकअप क्या बन रहा है? इसमें से 1315 अगले साल पे करने और 3252 उसके बाद पे करने। जो अगले 12 महीने में प्रिंसिपल पे करना है वो करंट मैच्योरिटी, और जो 12 महीने के बाद भी बच जाए वो नॉन करंट पोर्शन। समझ में आ गया ब्रेकअप? तो नॉन करंट में आ जाएगा 3252 और करंट लायबिलिटी में आ जाएगा 1315। ये बेटा कुछ कह रहे हो? कुछ फिर बता दूं बेटा। पहला साल खत्म होते होते जब मैं आपको 2000 रुपए पे कर दूंगा तो मेरा स्केड्यूल बता रहा है 4567 की लाइबिलिटी मेरे ऊपर बाकी होगी। अब मुझे सिर्फ ये सोचना है 4567 में से कितने पैसे मैं अगले 12 महीने में दूंगा और कितने 12 महीनों के बाद दूंगा। शेड्यूल बता रहा है 2020 जो अगला साल है, 2020 में 1315 का प्रिंसिपल पे कर दूंगा। जो अगले साल पे कर दूंगा वो करंट लायबिलिटी है, और जो उसके बाद भी बच जाएगा वो नॉन करंट लायबिलिटी है।
तो इसको उठा के करंट पोर्शन में ले आया, इसको उठा के नॉन करंट में ले आया। एक साल की अकाउंटिंग सबकी समझ में आ गई? ठीक है, अब जरा अगला साल देखना बोर्ड पे, जब नेक्स्ट ईयर आएगा राइट ऑफ यूज को दोबारा कैपिटलाइज करने की जरूरत तो नहीं है, पहले से मौजूद है। लीज लायबिलिटी को भी रिकॉर्ड करने की जरूरत नहीं है। अगले साल ये क्या करेगा, फिर डेप्रिशिएट करेगा, फिर फाइनेंस चार्ज को रिकॉर्ड करेगा और फिर पेमेंट करेगा। सही है, ये 3 एंट्री वो अगले साल बनाएगा और ऐसी 3 एंट्री हर साल बनाएगा और फाइनली कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाएगा। शाबाश, मुझे सेकेंड ईयर की एंट्री बना के दिखाइए और सेकेंड ईयर की फाइनेंशियल स्टेटमेंट के एक्सट्रैक्ट्स बनाइए। शेड्यूल बना हुआ है, सब चीजें तैयार रखी हुई है। ले लो। करना बन गया भाई एंट्रीज? दो 2020 में हमारी पहली एंट्री 31 दिसंबर 20 और डेप्रीसिएशन एक्सपेंस डेबिट एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन क्रेडिट, क्योंकि 4 से डिवाइड कर रहा हूं हर साल एक जैसा डेप्रीसिएशन, 1428 का डेप्रीसिएशन इस साल भी चार्ज हो जाएगा। देन 31 दिसंबर 20 को इस साल का फाइनेंस चार्ज रिकॉर्ड होगा। फाइनेंस चार्ज डेबिट लीज लाइबिलिटी क्रेडिट और शेड्यूल के मुताबिक इस साल का फाइनेंस चार्ज कितना है? 685। 685 का इंटरेस्ट एक्सपेंस इस साल रिकॉर्ड हो गया और शेड्यूल के मुताबिक इस साल पेमेंट भी करनी है 2000 की। इस साल की आखिरी एंट्री 31 दिसंबर 20
लीज लाइबिलिटी डेबिट, बैंक क्रेडिट। कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक मुझे सिर्फ 2,000 रुपए फिलहाल पे करने। अब जब मैं 2020 का फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एक्सट्रैक्ट बनाऊंगा और पहले 100 बनाऊंगा तो यही दो एक्सपेंस होंगे, अमाउंट डिफरेंट होगा। इस साल फाइनेंस चार्ज डेप्रिसिएशन 1428 का रिकॉर्ड होगा और फाइनेंस चार्ज 685 का रिकॉर्ड होगा। राइट ऑफ यूज की वैल्यू और गिरेगी क्योंकि मैं राइट को यूज कर चुका हूं। 1428 मल्टीप्लाई बाय 2, जी भाई 1428 मल्टीप्लाई बाय 2, 2856। हमारा एसेट अब तक टोटल डेप्रीशिएट हो चुका है 571 माइनस 2856, 2854। अब लीज लाइबिलिटी पे आ जाता हूं। शेड्यूल फिर मेरी मदद करेगा। अब शेड्यूल क्या बता रहा है? दूसरा साल खत्म होते होते 2020 लाइबिलिटी एंड ऑफ ईयर में 3252 बची हुई होगी। 3252 मैंने आपके अभी भी देने। इसका ब्रेकअप क्या है? 3252 में से 1512 रुपए अगले 12 महीने में देने और 1740 रुपए उसके बाद देने। तो 3252 का 1512 वो करंट मेच्योरिटी में आ जाएगा, बाकी नॉन करंट में आ जाएगा। नॉन करंट में आपने डाल दिया 1740, करंट में आपने डाल दिया 1512। समझ में आ गया बेटा? जब तीसरे साल की बैलेंस शीट बनाओगे, ध्यान से सुनना, तीसरे साल की, उसमें सिर्फ करंट मेच्योरिटी होगी। क्यों? ये तीसरा साल खत्म होते होते 1740 बचेंगे जो मैं अगले 12 महीने में पे कर दूंगा। तो सिर्फ करंट मेच्योरिटी होगी, कोई नॉन करंट लायबिलिटी नहीं होगी। और चौथा साल खत्म होते होते ना राइट ऑफ यूज होगा ना कोई लायबिलिटी होगी। लायबिलिटी पे हो कर खत्म हो चुकी होगी और राइट ऑफ यूज फुली डेप्रिशिएट हो चुका होगा। सबकी समझ में आ गई बात? आपने कहा समाधि ये तो बहुत ही बच्चों वाला काम है यार। बेफिक्र रहो, आप भी बड़े हो जाओगे इस टॉपिक के अंदर। बेटा जहां भी इंटरेस्ट होता है ना, बच्चों वाला काम तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, ये इंटरेस्ट की वर्किंग बहुत ज्यादा उलझा देती है। अंदाजा आपको बोरिंग कॉस्ट में भी हो गया था। ठीक है, लेकिन अभी ये काम यकीन करो इतने मजे में, इतने आराम से इसलिए समझ में आ रहा है क्योंकि हम लेसी बने हुए। लेसी, हम लीज का कारोबार थोड़ी कर रहे हैं, हम तो ऐसे लीज पे लाए थे यूज करने के लिए। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ने थोड़ी थोड़ी सी सिंपल बातें करी, हमारी समझ में आ गई, हमने अकाउंटिंग कर दी भाई। लेकिन अभी इन बातों में थोड़े से ट्विस्ट बाकी है। अब जरा कुछ नई थोड़ी सी बात हो जाए। मेरी आदत आप जानते हो बेटा, सारी नई बातें टॉपिक में एक साथ नहीं करता। वजह क्या है? एज अ टीचर मैं समझता हूँ बिना वजह बच्चा परेशान होगा, फायदा क्या? थोड़ा कराओ, इतना समझाओ, उसकी प्रैक्टिस कराओ, फिर कोई नया रूल बीच में डालो। आप लोग एसेट को डेप्रिशिएट करते हो। डेप्रिसिएशन का नॉर्मल कॉन्सेप्ट ये होता है कि डेप्रिसिएशन इज द सिस्टमैटिक एलोकेशन ऑफ डेप्रिशिएबल अमाउंट ऑफ एन एसेट ओवर इट्स यूजफुल लाइफ। इस सवाल में यूजफुल लाइफ अलग से कोई भी नहीं थी, और लिखा हुआ था लीज टर्म 4 साल है। हमने उठा के 4 साल पे डेप्रिशिएट कर दिया। आगे जाकर कुछ ऐसे सवाल आएंगे, उसमें इतना लिखा होगा लीज टर्म 4 साल है, यूजफुल लाइफ 6 साल है। ठीक है, तो सवाल जहन में आता है यार 4 पे डेप्रिशिएट करूं या 6 पे करूं? आप कुछ मत बोलना क्योंकि आपने आईएएस अभी पूरा नहीं पढ़ा हुआ। तो इस आईएएस का रूल है, कभी कहता है 4 पे करो और कभी कहेगा 6 पे करो। अच्छा सर, क्या है वो लॉजिक? उसका एक अलग से पैराग्राफ है, मैंने अभी रोका हुआ था, अब उसको समझाता हूं। निकालो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड।
पैरा नंबर 32 निकालो बेटा। पैरा नंबर 32, इसमें जो नई चीज सीखने को मिलेगी वो पास पेपर के कम से कम मेरी नॉलेज के मुताबिक 5 सवाल ऐसे हैं जहां पे अप्लाई होगी। चल भाई शुरू करूं। पैरा नंबर 32, इफ द लीज ट्रांसफर ownership of the underlying asset to the lessee by the end of the lease term, or if the cost of the right of use asset reflects that the lessee will exercise a purchase option, the lessee shall depreciate the right of use asset from the commencement date to the end of the useful life of the underlying asset। बात अभी खत्म नहीं हुई, नई बात अगले पेज पे लिखी हुई है, पहले यहां तक समझ लो। एज्यूम करो बेटा आप कोई एसिड लीज पे ले रहे हो और मेरा आपका 4 साल का टर्म है, 4 साल का कॉन्ट्रैक्ट है, लेकिन उसी कॉन्ट्रैक्ट में यह भी लिखा हुआ है लीज टर्म एंड होने के बाद ओनरशिप मैं आपके नाम पे ट्रांसफर कर दूंगा, और अगर ओनरशिप आपको मिल गई तो इंशाल्लाह आप इस मशीन को, आप ये समझते हो मैं 2 साल और इस्तेमाल कर लूंगा, 4 साल लीज पे कर लूंगा, 2 साल अपना समझ के कर लूंगा, और आप इसको 6 साल तक अपने इस्तेमाल में रखने का इरादा रखते हो। अगर मैं आपसे पूछूं लीज टर्म कितनी है, आप बोलोगे 4 साल। मैं अगर पूछूं यूजफुल लाइफ कितनी है, आप बोलोगे 6 साल। हमारी कंपनी इस किस्म की मशीनों को 6 साल तक नॉर्मली इस्तेमाल में रखती है। अब यहां पर सवाल ध्यान में आता है कि मैं तो लीज पे लाया हूं, अगर अपनी मशीन होती सीधा सीधा 6 साल पे डेप्रिशिएट करता यूजफुल लाइफ, लेकिन ये लीज पे लाया हूं, लीज टर्म है 4 साल, 4 पे करूं या 6 पे करूं। तो आईएएस का पहला रूल कहता है ये बताओ तुम जो कॉन्ट्रैक्ट करके आए हो क्या उसमें ओनरशिप तुम्हें मिल जाएगी। पहला जवाब, अरे बड़ा क्लियर लिखा हुआ है 4 साल बाद ओनरशिप हमारी हो जाएगी। जब तुम्हें क्लियर नजर आ रहा है 4 साल बाद तुम्हारा हो जाएगा और इस किस्म की चीजों को तुम 6 साल इस्तेमाल करते हो तो भी 4 पे नहीं 6 पे यूजफुल लाइफ पे डेप्रिशिएट करो। बात बदलते हैं, सर क्या 4 साल के बाद ओनरशिप आपकी हो जाएगी। मैंने कहा सर ये नहीं लिखा हुआ कॉन्ट्रैक्ट में, लेकिन ये लिखा हुआ है 4 साल के बाद मैं ओनरशिप को परचेज कर सकता हूं। क्या लगता है परचेज करोगे। मैंने कहा उसने अच्छी ऑफर दी है, इस ऑफर में लगता है मैं परचेज कर ही लूंगा। अच्छा परचेज कर लोगे मतलब 4 साल बाद तुम्हारा हो जाएगा और इस किस्म की चीजों को तुम 6 साल तक इस्तेमाल में रखते हो। कितने साल पे डेप्रिशिएट करो, 6 साल पे। अगर मामला एकदम क्लियर है कि ओनरशिप आपको मिल जाएगी चाहे खरीद के मिले या फ्री में मिले, फिर तो आप यूजफुल लाइफ पे ही डेप्रिशिएट करो, लीज टर्म पे करने की जरूरत नहीं है। अब बात बदलते हैं, सर क्वेश्चन में कहीं नहीं लिखा हुआ या कॉन्ट्रैक्ट में नहीं लिखा हुआ ओनरशिप वो हमें दे देगा, या बार्गेन परचेज ऑप्शन इतना अच्छा नहीं है। अब मैं क्या करूं, 4 पे करूं या सर माजिद के एग्जांपल में 6 पे करूं। इसका जवाब अगले पैरा में लिखा हुआ है, अगले पेज पे। चल भाई पैरा 32 का आगे कंटिन्यू कर रहा है मामला, वो लिखा हुआ है अदरवाइज द लेसी शैल डेप्रिशिएट द राइट ऑफ यूज एसेट फ्रॉम द कमेंसमेंट डेट टू द अर्लियर ऑफ द एंड ऑफ द यूजफुल लाइफ ऑफ राइट ऑफ यूज एसेट और द एंड ऑफ द लीज टर्म। हाँ भाई अंडरलाइन कर लो बेटा, हाईलाइट कर लो। टू द अर्लियर ऑफ द एंड, अर्लियर जो अर्लियर हो। हाँ भाई सर कॉन्ट्रैक्ट साइलेंट है, क्वेश्चन में नहीं बताया ओनरशिप हमें देगा या नहीं देगा, और मान लो बार्गेन परचेज ऑप्शन भी इतना अच्छा नहीं है। अब मामला हो गया अनसर्टेन, हो सकता है 4 साल बाद मैं इसको अपने इस्तेमाल में ले लूं, हो सकता है ना भी लूं। जब मामला अनसर्टेन हो जाए वो कहता है अर्लियर पे चले जाना। अर्लियर, अर्लियर का मतलब जो पहले खत्म हो जाए।
लीज टर्म तो मेरे एग्जांपल में 4 साल है, यूजफुल लाइफ 6 साल है। अर्लियर पहले कौन खत्म होगा? 4 साल। बेहतर होगा आप 6 साल पे नहीं 4 साल पे डेप्रिशिएट करो। अब मैंने कहा था पास पेपर में कम से कम 5 सवाल ऐसे मिलेंगे जहां पर इस रूल को अप्लाई करेंगे। अब रूल अप्लाई क्यों करेंगे वो मजबूरी समझना, सवाल का डेटा पढ़ेंगे, ठीक है। कहीं नहीं लिखा होगा ओनरशिप तुम्हें दे देंगे, कहीं नहीं लिखा होगा कि बार्गेन परचेज ऑप्शन भी तुम्हारे पास है, लेकिन घुमाने के लिए एग्जामिनर क्या दे देगा, भाई लीज टर्म कुछ और है, यूजफुल लाइफ कुछ और है। अब हम परेशान। नॉर्मली डेप्रिशिएट यूजफुल लाइफ पे करते हैं, अब किस पे करें? तो याद रखना, जब अनसर्टेनिटी हो, मतलब ऐसी बन के सोचो और इस तरह बोलो, आज ये कॉन्ट्रैक्ट शुरू हो रहा है लेकिन मुझे खुद पता नहीं है बाद में ये एसेट मेरा होगा या नहीं होगा। जब मामला ऐसा हो सवाल में, जो शॉर्टर हो, शॉर्टर जो छोटी चीज हो, उस पर पहले डेप्रिशिएट कर देना। शॉर्टर या तो लीज टर्म होगी या शॉर्टर फिर यूजफुल लाइफ होगी। चल बच्चा, अब बेटा यहां तक की बेसिक बात तो आपकी समझ में आ गई होगी। इसके बाद आप अपने रजिस्टर में एक मुकम्मल सिंगल साइड पेज छोड़ दो डिस्क्लोजर लिखकर। डिस्क्लोजर इस चैप्टर के बहुत दफा आते हैं, लास्ट अटेम्प्ट में भी आए थे। हाँ शॉर्टर, शॉर्टर जब अनसर्टेनिटी हो कि ओनरशिप लेसी को मिलेगी नहीं मिलेगी। फिर बोल रहा हूं नॉर्मल हालात में डेप्रिशिएट किस पे करते हैं? यूजफुल लाइफ पे, लेकिन कभी कभी लीज टर्म पे भी कर सकते हैं अगर वो यूजफुल लाइफ से शॉर्टर हो और अनसर्टेनिटी हो कि उसके बाद हमें ओनरशिप मिलेगी भी नहीं। चल बेटा, एक सवाल मैं बहुत देर से एक्सपेक्ट कर रहा था कोई तो बोलेगा, और एक भाई ने पूछ ही लिया, बात अकल वाली है। भाई कह रहा है सर माजिद आपने एग्जांपल दी लीज टर्म 4 साल, यूजफुल लाइफ 6 साल, तो आपके एग्जांपल में तो शॉर्टर लीज टर्म निकला। भाई कह रहा है क्या ऐसा भी हो सकता है कि लीज टर्म यूजफुल लाइफ से भी ज्यादा हो? हाँ ऐसा हो सकता है। ठीक है सर, वो कैसे हो सकता है? आगे जाकर लीज टर्म को हम ब्रेक कर देंगे और पढ़ेंगे लीज टर्म की 2 एलिमेंट होते हैं। एक होता है प्राइमरी पीरियड, एक होता है सेकेंडरी पीरियड। अभी इसको ज्यादा समझना नहीं, थोड़ी एडवांस बात है। एक होता है प्राइमरी, होता है सेकेंडरी। फॉर एग्जांपल मैंने बोला 4 साल तक आप एसिड को इस्तेमाल करते रहो, 4 साल तक मुझे हर साल 2000 रुपए देते रहो। 4 साल के बाद अगर आप चाहो, अगर ये कॉन्ट्रैक्ट मजीद 6 साल और चल सकता है, आप इसको एक्सटेंड कर लो, 6 साल और यूज कर लो, और मुझे थोड़े कम पैसे दे देना, मान लो 500 रुपए उन 6 साल में दे देना। ऑप्शन है, चाहो तो एक्सरसाइज करो, चाहो तो ना करो। अब लेसी बन के सोचो, 4 साल तो मैं पक्का पक्का इस्तेमाल करूंगा ही करूंगा। ये हो गया प्राइमरी पीरियड। हो सकता है अगर मुझे 4 साल के बाद इस किस्म की चीजों की जरूरत हुई तो मैं इसको 6 साल और इस्तेमाल कर लूं। ये है सेकेंडरी पीरियड। इस कॉन्ट्रैक्ट में टोटल लीज टर्म मुझे कितनी ऑफर की गई है? 10 साल। 10 साल की लीज टर्म टोटल ऑफर की है, 4 + 6। और इस किस्म की मशीनों को नॉर्मली मैं 7 साल इस्तेमाल करता हूं। अब भाई का सवाल, सर क्या लीज टर्म यूजफुल लाइफ से ज्यादा हो सकता है? हाँ हो सकता है। यूजफुल लाइफ कितनी एज्यूम की हुई है? 7 साल। कब तक इस्तेमाल कर सकते हो अगर चाहो तो? 10 साल तक। तो यूजफुल लाइफ से ज्यादा भी कभी कभी लीज टर्म हो सकती है। लास्ट अटेम्प्ट में जो सवाल आया था वो ऐसा ही था कि हमारा आपका लीज कॉन्ट्रैक्ट फॉर एग्जांपल 4 साल का है और हम उसको एक्सटेंड करना चाह रहे हैं 6 साल तक, 2 साल ज्यादा। और ऐसा सवाल पहली बार नहीं आया है, ऐसा सवाल 2 बार पहले भी आ चुका है। ठीक है सर, सिखा दूंगा उस वक्त हम अकाउंटिंग कैसे करते हैं। चल बच्चा, अब जरूरत क्या है? सर यहां तक की बातों को थोड़ा सा और प्रैक्टिस में लेकर आओ, इससे पहले कि कोई नई चीज सवाल में आ जाए। पहले यहां तक की बातों को मजीद समेटते हैं। रजिस्टर में एक सिंगल साइड पेज छोड़ दिया है ना,
बस ठीक है, एक हैंड आउट दे रहा हूं बेटा जिसमें 2 सवाल है, ग्रुप पे भी अभी शेयर कर रहा हूं। मिस सबने बुक शॉप से परचेज किया। ये दोस्त सबके पास पहुंच गया हैंड आउट। क्वेश्चन नंबर बेटा 1 में आ जाइएगा। मिलेनियम कॉर्पोरेशन लीजेस अ मशीन that has cost and fair value of rupees 1 million from Excel Leasing Company for 5 years. Millennium Corporation agreed to assume all risk of normal ownership, including such costs as insurance, taxes, and maintenance. हाँ मेरा भाई, कौन सी लीज है? फाइनेंस लीज। लेसी अपने ऊपर नॉर्मल रिस्क ऑफ ओनरशिप लेने पे तैयार है, लेकिन महाराज जैसे आपने बोला फाइनेंस लीज है, नए आईएएस के मुताबिक लेसी को फर्क कोई नहीं पड़ता। अगर ये ऑपरेटिंग लीज भी निकलती, जब भी काम हमें यही वाला करना है लेसी के लिए। द मशीन हैज अ यूजफुल लाइफ ऑफ 5 years with no salvage value. The lease is signed on 1st January 2008. The incremental borrowing rate for the Millennium Corporation is 16%. The annual rental of 305,409 are payable at the end of each year. Required बेटा कोई स्पेसिफिक लिखा नहीं है मैंने, फिर वही इसके जरिए भी हम ऐसा ही काम सीखने की कोशिश कर रहे हैं। अब बेटा काम सीखने के लिए मैंने कहा था मैं लेसी के जितने सवाल कराऊंगा उसमें भी कंडीशन मैच करता हुआ चलूंगा। फाइनेंस लीज या ऑपरेटिंग लीज वैसे तो यहाँ पे क्लियर पता चल गया है, लेकिन फिर भी कोई ना कोई कंडीशन तो मैच होनी चाहिए ना। चेक करते हैं। लीज टर्म एंड होने के बाद ओनरशिप लेसी को दे दोगे, ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ। क्वेश्चन में बार्गेन परचेज ऑप्शन भी नहीं है। लीज टर्म इकोनॉमिक लाइफ का मेजर पार्ट हो, लीज टर्म अलग से नहीं दी हुई, सिर्फ लाइफ दी हुई है 5 साल। एसेट स्पेशलाइज नेचर का हो, सर इस बारे में तो कुछ है ही कुछ नहीं, सिर्फ वर्ड क्या लिखा हुआ है, मशीन है कोई। ले देकर एक पॉइंट बचता है, कौन सा? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट फेयर वैल्यू का सब्सटेंशियल पार्ट है, कम से कम 90%, और प्रेजेंट वैल्यू हमें वैसे भी निकालनी है। सर क्यों निकालनी है? क्यों? लीज लायबिलिटी हमेशा किस पे रिकॉर्ड होती है? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट। तो प्रेजेंट वैल्यू एक बार निकालेंगे, 2 काम एक साथ हो जाएंगे, कंडीशन भी मैच हो जाएगी और प्रेजेंट वैल्यू की अमाउंट भी आ जाएगी जिस पर हमारी पहली एंट्री बनती है। पेमेंट कब कर रहे हैं? पेबल एट द एंड ऑफ ईच ईयर, अंडरलाइन एंड ऑफ ईच ईयर। भाईजान सवाल में आपको पहचानना पड़ेगा पेमेंट एंड में है या बिगिनिंग में। एंड में है ऑर्डिनरी एन्युटी, बिगिनिंग में तो एन्युटी ड्यू। फिर देखना पड़ेगा ईयरली है, मंथली है, क्वार्टरली है, क्या है। पेपर में मंथ वाला सवाल भी आया हुआ है, क्वार्टर वाला भी आया हुआ है, सेमी एनुअल वाला भी आया हुआ है। इससे फर्क क्या पड़ता है? इससे हमारी प्रेजेंट वैल्यू निकालने के फॉर्मूले को फर्क पड़ जाएगा। अगर एनुअल पेमेंट है तो साल में एक पेमेंट है, N1 -1 एक साल, और अगर मंथली पेमेंट है तो साल में 12 पेमेंट है, वो एक साल क्या बन जाएगा? 12 बन जाएगा। आ रही बात समझ में? तो हमारे फॉर्मूले को फर्क पड़ जाएगा। शाबाश, फटाफट ऑर्डिनरी एन्युटी का फॉर्मूला लगाइए और प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट्स कैलकुलेट करें।
सर तो 1 मिलियन प्रेजेंट वैल्यू नहीं कहलाएगी? जी बेटा, सर 1 मिलियन ही प्रेजेंट वैल्यू नहीं होगी? करके देख लो। कभी कभी इक्वल नहीं भी आएगी आगे जाकर, यहां पर तो इक्वल आ जाएगी 1 मिलियन से, कभी कभी नहीं भी आती है। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट्स मालूम करने के लिए आर मल्टीप्लाई बाय 1 - 1 + i - n/i आर 305409 मल्टीप्लाई बाय 1 - 1 + i। इंटरेस्ट रेट कितना है? 16%.16 डिवाइडेड बाय 0.16 और 5 पेमेंट्स है, 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट है। जब बेटा इसको आप सॉल्व करोगे अप्रोक्सीमेटली आपका आंसर 1 मिलियन ही आएगा, और 1 मिलियन ही इस सवाल में एसिड की फेयर वैल्यू भी दी हुई है। कंडीशन फिर मैच कर गई। क्या प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट्स फेयर वैल्यू का सब्सटेंशियल पार्ट है? हाँ सर बिल्कुल बराबर ही आ रहा है, हमें तो 90% की तलाश है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ? उठाओ कैलकुलेटर। 305409 मल्टीप्लाई बाय 5, आंसर इज 15 लाख। समझना, 5 साल में मैं आपको 15 लाख रुपए पे कर रहा हूं इंटरेस्ट मिला के। 305 में इंटरेस्ट भी शामिल है। 5 साल में 15 लाख रुपए दे रहा हूं। उस 15 लाख में अगर मैं 5 साल का इंटरेस्ट हटा दूं, इंटरेस्ट हटाकर मैं आपको 10 लाख पे कर रहा हूं, और 10 लाख कौन है? एसिड की पूरी पूरी फेयर वैल्यू। अब समझो, मैं गाड़ी के पूरे पूरे पैसे भर रहा हूं, 5 साल के इंटरेस्ट के साथ भर रहा हूं। अबे जब मैं किसी एसिड के पूरे पैसे भर रहा हूं, इंटरेस्ट के साथ भर रहा हूं, मेरा राइट बनता है उसका रिवॉर्ड मुझे दे दो। आगे बात समझ में? और जब मैं ये राइट मांगूंगा रिवॉर्ड दे दो, साथ में क्या लगे हुए होंगे? रिस्क ऑफ ओनरशिप। तो ये दोस्त कौन सी लीज बनी? फाइनेंस लीज। लेकिन लेसी क्या बोलेगा? सर ऑपरेटिंग भी होती जब भी काम मैंने अब यही करना है नए आईएएस के अंदर। सर मेरा भाई अब क्या करना है? सर वही लेसी की एंट्री बनानी है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनानी है, लेकिन लेकिन कितना काम आपने सीखा अब तक? क्या बोला? अब यार सब कुछ आराम से हो जाता है, शेड्यूल बन जाए बस। शेड्यूल बना नहीं, एंट्री भी बन गई और बैलेंस शीट भी बन गई। पहले शेड्यूल बनाओ। ध्यान से सुनना, जब आप इंटरेस्ट की वर्किंग करोगे, ध्यान से सुनना ना, आंसर डेसिमल में आएंगे। आप राउंड ऑफ करोगे, कितना अच्छा राउंड ऑफ कर लो, आखिर तक पहुंचते पहुंचते 2-3 रुपए बचेंगे। वो 2-3 रुपए राउंड ऑफ की वजह से बचेंगे, कॉन्सेप्चुअली आंसर 0 होगा। तो 3 रुपए बचा मत देना। लाइबिलिटी एट एंड 0। ठीक है, शुरू हो जाओ। 5 साल का स्केड्यूल चाहिए।
हाँ बेटा, आपने बताना शेड्यूल, शेड्यूल आता है आपको, याद है? सर लीज लाइबिलिटी 1 मिलियन ही लेंगे, 1.1 कम ले। फिर बोलना। सर लीज लाइबिलिटी 1 मिलियन ही ले राउंड ऑफ करके। हाँ बेटा 1 मिलियन ही ना, वो चंद पैसे का फर्क जो राउंड ऑफ में आ रहा है वो तो डेसिमल का है ना, फैक्टर का। इंटरेस्ट हटाकर 10 लाख रुपए देने, तो इंटरेस्ट 10 लाख पे लगेगा। जब आपने ये स्केड्यूल बनाना शुरू करा, हमारा आपका कॉन्ट्रैक्ट शुरू हो रहा है 2008 से। लाइबिलिटी स्टार्ट ऑफ ईयर 1 मिलियन, इंटरेस्ट हटा के हमने आपके 10 लाख रुपए देने, 10 लाख के ऊपर 15% का इंटरेस्ट लगेगा, 16% का इंटरेस्ट कितना, 1,60,000। पहला साल खत्म होते होते 11,60,000 रुपए मैंने आपके देने, बट अकॉर्डिंग टू कॉन्ट्रैक्ट सारे पैसे अभी नहीं देने, अभी उसमें से सिर्फ कितने देने, 305,409, क्योंकि हर इंस्टॉलमेंट इतने पैसों का है। तो 11,60,000 में से 305,409 आप माइनस कर दें, 854,591 की लाइबिलिटी बची हुई है। ओपनिंग लाइबिलिटी थी 10 लाख, क्लोजिंग लाइबिलिटी है 854। इन दोनों का डिफरेंस ले लें तो प्रिंसिपल पेड निकल आएगा 145,409। पहले साल मैं जो 3 लाख रुपए पे करूंगा, उस 3 लाख में 160 का इंटरेस्ट है और 145 का प्रिंसिपल अमाउंट है। अब नेक्स्ट ईयर शुरू हुआ 2009, लाइबिलिटी का ओपनिंग बैलेंस 854,591 का 16%, 136,735, सब टोटल 991,326। रेंटल फिर 305,409 का पे होगा और क्लोजिंग लाइबिलिटी 685,917। चलिए दोस्त, प्रिंसिपल पेड 168,674। चलिए अब आया 2010, ओपनिंग लाइबिलिटी 685,917 के ऊपर 16%, 109 कितना बेटा, 747, सब टोटल 795,664।
रेंटल पेड 305,409 490,255 195,66। अब आइए फोर्थ ईयर में 2011 ओपनिंग बैलेंस 490,255 का 16%, 784,441 सब टोटल 568696। फिर पेमेंट 305,409 263,287। प्रिंसिपल पेड 226968। सर नाउ हमारे फाइनल को फाइनेंस चार्ज जो आ रहा है ना वो 78436 आ रहा है 16%। बेटा क्या रहा है? 78436। बेटा यहाँ पे फिर आपकी लाइबिलिटी भी डिफरेंट होगी। क्या यही है 490,255? यस सर यही है। भाई साहब चेक कर लो, 490,255 का 16% यही आ रहा है। बेस मेरे पास तकरीबन 90 प्लस बच्चा क्लास में बैठा हुआ है जो यही कह रहा है, यही फिगर आ रही है। अब इतनी सारी एविडेंस शहादतें मौजूद हैं, हो सकता है कुछ टाइपिंग एरर आपसे हो गया हो। 2012 263,287 का 16%, 42,126 सब टोटल 305,81 305,412 जो लिखवाया है वो टोटल यहाँ पे जो लिखवाया है 413, ये आ रहा है 305,413 के आखिरी पेमेंट है 305,409। इसका मतलब है अच्छे से अच्छा राउंड ऑफ करते हुए भी 4 रुपए का फर्क आ गया। वो सिर्फ डेसिमल के राउंड ऑफ की वजह से है, कॉन्सेप्चुअली 4 रुपए आप किसी को नहीं दे रहे, तो लाइबिलिटी अब 0 मानी जाएगी। और प्रिंसिपल 263,287 वो मसला नहीं है बेटा, यहाँ एडजस्ट कर लो, वहां एडजस्ट, लाइबिलिटी 0 ही करवानी है। चल बच्चा, अब अगर कुछ कॉलम के सम करूं, फिर कुछ कॉलम बातें ऑब्वियस हैं। प्रिंसिपल पेड का सम तकरीबन 10 लाख के बराबर आना चाहिए। इंटरेस्ट हटाकर मैं आपको पूरी पूरी फेयर वैल्यू पे कर रहा हूं। फिर फाइनेंस चार्ज का सम और रेंटल पेड का सम। रेंटल पेड 305,409 मल्टीप्लाई बाय 5 1527,045। इंटरेस्ट मिलाकर 15 लाख रुपए में पे कर रहा हूं। 15 लाख में 10 लाख मशीन की पूरी कीमत भर रहा हूं, बाकी इंटरेस्ट भर रहा हूं। ये वो इंटरेस्ट है 16% लगेगा और 5 सालों में लगेगा 527045। हाँ मेरा भाई, स्केजुअल बनाना सबकी समझ में आ गया? चलिए अब लेसी की पहले साल की एंट्रीज बनाइए और पहले साल की फाइनेंशियल स्टेटमेंट के एक्सट्रैक्ट्स बनाइए।
हाँ दोस्त, बन गए एंट्रीज? सिर्फ 1 साल की। सर 2008 की बनानी है ना? हमें सिर्फ 2008 की एंट्री बनानी है और 2008 की फाइनेंशियल स्टेटमेंट के एक्सट्रैक्ट्स बनाने हैं। फर्स्ट जनवरी 2008 को लेसी पहली एंट्री बनाएगा, राइट ऑफ यूज डेबिट लीज लाइबिलिटी क्रेडिट, और ये एंट्री प्रेजेंट वैल्यू पे बनाएगा। इंटरेस्ट हटाकर हमने आपके 10 लाख रुपए देने। अब हम इस एसेट को यूज करने का राइट लेकर आए, अपने पास यूज करते रहेंगे, साल के एंड में डेप्रिशिएट करेंगे। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट 10 लाख रुपए का राइट ऑफ यूज है, और इस वक्त कोई हमारे लिए डिबेटेबल बात ही नहीं है। यूजफुल लाइफ भी सवाल में 5 साल है, लीज टर्म भी 5 साल है, कोई फर्क ही नहीं है। उठाकर 5 साल पे डेप्रिशिएट कर दें। राइट ऑफ यूज हर साल 2 लाख रुपए डेप्रिशिएट होगा। देन 31 दिसंबर 2008 अब इंटरेस्ट लगेगा। फाइनेंस चार्ज डेबिट लीज लाइबिलिटी क्रेडिट, पहले साल हम पे इंटरेस्ट लगेगा 1,60,000 का। एंड फाइनली 31 दिसंबर 2008, हाँ जी, अब क्या करूं? लीज लाइबिलिटी डेबिट एंड बैंक क्रेडिट। हाँ सर, कितनी? 305,409। अब हमारी 1 साल की एंट्रीज कंप्लीट हो गई। अब पहले साल की अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट के एक्सट्रैक्ट्स बनाएं, 100C 2008 का, तो इसमें डेप्रिसिएशन का एक्सपेंस आएगा और 2 लाख रुपए का एक्सपेंस आएगा। फाइनेंस चार्ज 1,60,000 का आएगा। फिर समझा रहा हूं, लेसी जब भी एसिड लीज पे लाएगा उसके 2 फाइनेंशियल इफेक्ट हैं। एक, उसका डेप्रिसिएशन का खर्चा बढ़ जाएगा और दूसरा उसका इंटरेस्ट एक्सपेंस बढ़ जाएगा। चल मेरा भाई, राइट ऑफ यूज सर 10 लाख पे राइट ऑफ यूज को कैपिटलाइज किया था, जिसमें से 2 लाख डेप्रिशिएट भी कर दिया। राइट ऑफ यूज 8 लाख रुपए का बचा हुआ है। ठीक है दोस्त, राइट ऑफ यूज कितने का बचा हुआ है?
8 लाख रुपए का बचा हुआ है। अब लीज लाइबिलिटी स्केजुअल फिर हेल्प करेगा। पहला साल खत्म होते होते 854,591 हमने लेसर को देने, जिसमें से 168 अगले साल पे हो जाने हैं और 685 उसके बाद पे हो जाने हैं। तो नॉन करंट में आ जाएगा 685,917 और करंट लाइबिलिटी में आ जाएगा 168,674। इस तरह से लेसी लीज पर लाने वाले एसेट को अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में प्रेजेंट करेगा। देखो बेटा, याद दिलाता हूं, आपके सिलेबस में 2 चैप्टर हैं, एक सर अबील ने पढ़ाना है, एक मैंने पढ़ाना है। दोनों का ऑब्जेक्टिव एक है, हाउ टू प्रिपेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट। सर अबील पढ़ाएंगे सिंगल कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसे बनती है, और मैं सिखाऊंगा ग्रुप ऑफ कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसे बनती है। ग्रुप के सवाल थोड़े डिफरेंट होते हैं, उसकी एडजस्टमेंट भी डिफरेंट होती है, लेकिन जो सिंगल कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट होती है उनमें ऐसी एडजस्टमेंट भी आती है। लेसी ने इस साल एक एसेट लीज पे लिया है, ये उसका डेटा है। अब जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाओगे, मैं तो छोटी छोटी सी बनवा रहा हूं, सर अबील बड़ी सी बैलेंस शीट बनवाएंगे, बड़ा सा 100 बनवाएंगे, उसमें वो लीज वाले एसेट को डेप्रिशिएट करवाएंगे, वो लीज वाले एसेट पर इंटरेस्ट कैलकुलेट करवाएंगे। तो वहां पे आपको वो चीजें अननोन सी नहीं लगे, इसके लिए काम मैंने यहाँ पे आपको अभी से सिखा दिया है। क्लियर हो गई बात सबके? ये सब फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने में छोटी छोटी एडजस्टमेंट की शक्ल में भी आ सकता है और लीज का अपना सवाल भी आ सकता है। टॉपिक की इंपॉर्टेंस के लिए इतना ही बता देता हूं, इस बार जो FY2 का पेपर आया था उसमें पहला ही सवाल लीज का था। ठीक है सर? चलो बेटा जी, अब लेसी का बेसिक काम तो हो गया। लेसी अगर किसी एसेट को लीज पे लाएगा, बेसिक काम वो सारा किस तरह से करके दिखाएगा। अब इसमें बहुत सारे इफ एंड बट अभी और हैं, जैसे फिर अगर पेमेंट एनुअल ना होती, मंथली होती, तो सवाल में क्या फर्क पड़ जाता। पेमेंट अगर क्वार्टरली होती तो क्या फर्क पड़ जाता। पेमेंट अगर सेमी एनुअली होती तो क्या फर्क पड़ जाता। पेमेंट अगर एडवांस में आ जाती तो क्या फर्क पड़ जाता। जब पेमेंट अगर एडवांस में आ जाती, जमीन आसमान का फर्क पड़ जाता। पहली पेमेंट में फाइनेंस चार्ज 0 हो जाता। हैरत से मत देखो यार, मैं सबने पढ़ा हुआ है। पहली पेमेंट में फाइनेंस चार्ज 0 हो जाता। क्यों? क्या फ्री में एसेट दे रहा है? अबे नहीं ना, सोचो, आज कॉन्ट्रैक्ट करा और क्या बोला, पकड़ पहले पैसे आज ही उधार लिया है, आज ही पे कर दिया, तो आज वाली पेमेंट में इंटरेस्ट होना चाहिए? नहीं होना चाहिए ना यार। तो फिर हमारी थोड़ी सी एंट्रीज कुछ सोच समझ के बनेगी कि पहली पेमेंट में फाइनेंस चार्ज तो होगा ही नहीं, अगर पेमेंट एडवांस में आ गई तो। ठीक है सर? चलें सर, इस वक्त सवाल में कॉस्ट निकालने के लिए कुछ भी तंग नहीं किया गया, लेकिन सर आपने बताया था कॉस्ट का पैरा 23 वो लीज इंसेंटिव सिखाता है। ठीक है, वो इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट के बारे में सिखाता है, वो डिसमेंटलिंग कॉस्ट के बारे में सिखाता है। तो बाद सवालात में कॉस्ट हमें निकालनी पड़ेगी। ये शरीफ सवाल है, इसलिए कह रहा हूं क्योंकि प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट वो राइट ऑफ यूज की कॉस्ट के बराबर आ रही है। यानी आपने लीज लायबिलिटी को भी 10 लाख पे रिकॉर्ड किया हुआ है और राइट ऑफ यूज को भी 10 लाख पे रिकॉर्ड किया हुआ है। अगर मैं इस तरह बोलता, सर मैंने एसेट की कॉस्ट निकाली है, कॉस्ट आ रही है 11 लाख और लायबिलिटी की प्रेजेंट वैल्यू है 10 लाख, तो एंट्री आपकी 1 लाख से आउट हो गई। उस 1 लाख को कहीं एडजस्ट करना पड़ेगा। वो 1 लाख या तो इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट होगा, तो आपको नहीं पता अभी क्या होता है, या वो लीज इंसेंटिव होगा कोई, या वो आपके लिए कोई डिसमेंटलिंग कॉस्ट की प्रेजेंट वैल्यू होगी। तो थोड़ा सा आइडिया FR1 में भी दिया था। चलो अब कोई नया वर्ड सीखते हैं। आगे जाकर सवालात में एक नया वर्ड आना शुरू हो जाएगा, वो होगा इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट। ठीक है सर? अब जरा समझते हैं
ये इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट क्या चीज होती है। हैंडआउट का क्वेश्चन नंबर 2 अभी नहीं करवा रहा, उसके अंदर पेमेंट एडवांस में है। एडवांस में आने से जगह जगह चीजें बदल जाएंगी, तो जरा उस पर डिटेल में डिस्कशन करना पड़ेगा, अगली क्लास में देख लेंगे। स्टैंडर्ड निकालें और डेफिनेशंस वाला पेज निकालें, वहां पे एक वर्ड आ रहा होगा इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट। मिल गया भाई? सबको मिल गया? मुझे नजर नहीं आ रहा। ठीक है सर, फर्स्ट पेज पर है इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट। ये वर्ड भी सवालात में कई दफा इस्तेमाल हुआ है। Initial direct costs are incremental cost of obtaining a lease that would not have been incurred if the lease had not been obtained, except for such costs incurred by a manufacturer or dealer lessor in connection with a finance lease. ठीक है बेटा, अभी समझाता हूं। रजिस्टर में इस सवाल के बाद भी एक सिंगल लाइन पेज पहले छोड़ दो, सिंगल साइड पेज डिस्क्लोजर के लिए, और पेज छोड़ने के बाद हेडिंग लिखो एग्जाम्पल ऑफ इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट। पहले लिख लो, फिर सबको समझाता हूं। एग्जाम्पल ऑफ इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट, मैं वो सारे पॉइंट एक साथ लिखवा देता हूं जो पास पेपर में आज तक इस्तेमाल हुए। एग्जाम्पल ऑफ इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट। सर ये IFRS के कौन सा पैराग्राफ है? बेटा ये IFRS जो एग्जाम्पल लिखवा रहा हूं उसमें तो नहीं दिया हुआ, डेफिनेशन समझाने के लिए इन एग्जाम्पल का सहारा लूंगा। पॉइंट नंबर 1, कमीशन। पॉइंट नंबर 2, स्टैम्प ड्यूटी। पॉइंट नंबर 3, लीगल कॉस्ट। नेक्स्ट पॉइंट, एनी अदर कॉस्ट डायरेक्टली attributable, any other cost directly attributable to the lease. एक लाइन छोड़ के फिर हेडिंग लिखो एग्जाम्पल्स ऑफ कॉस्ट that are not included in initial direct cost. कुछ ऐसी चीजें भी हैं जो एक्सपेंस हैं लेकिन हम इसे इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट में शामिल नहीं करवाते। एग्जाम्पल्स ऑफ कॉस्ट दैट आर नॉट इंक्लूडेड इन इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट। पॉइंट नंबर 1, जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स। General administrative overheads. Second, marketing and selling cost. Marketing and selling cost that do not contribute, जैसे करो, that do not directly attributed to the lease. बस सर। जी बेटा ये रिपीट कर दें। आखिरी वाला पॉइंट आज क्या लिखवाया था?
पहले लिखवाया था जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड, सेकंड लिखवाया मार्केटिंग एंड सेलिंग कॉस्ट दैट आर नॉट डायरेक्टली एट्रीब्यूटेड टू द लीज, नॉट एट्रीब्यूटेड टू द लीज। हाँ बेटा समझ उसको बेटा, पहले वर्ड पे गौर करो। इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट, कॉस्ट तो समझ गए, एक्सपेंस। डायरेक्ट वो एक्सपेंस जिसका बराह रास्त लीज से ताल्लुक हो। इनिशियल इब्तिदाई वो खर्चे जो लीज कॉन्ट्रैक्ट शुरू होते वक्त हो जाते हैं और उनका बराह रास्त लीज से ताल्लुक होता है, उन्हें हम कहते हैं इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट। ठीक है, आप एग्जांपल समझना। एक लेसी आया एसिड लीज पे लेने के लिए। मैंने उसको इस तरह बोला, भाईजान जो एसिड लीज पे आप मांग रहे हैं वो 80 लाख रुपए का है, इंटरेस्ट के साथ मैं आपसे 1 करोड़ रुपए लूंगा। उसने कहा चलो ठीक है यार। फिर मैंने उसको इस तरह बोला, आपको एसिड लीज पे देने के लिए हमारे मार्केटिंग डिपार्टमेंट का एक आदमी इन्वॉल्व रहा और हम अपने आदमियों को चाहे वो एसिड कैश में बिकवाएं या लीज पर दिलवाएं कमीशन देते हैं। मैं उसको कमीशन दे रहा हूं, ये कमीशन भी आपसे लूंगा। लेसी खामोश बैठा था। फिर मैंने उसको इस तरह बोला, तुम्हारा मेरा प्रॉपर कॉन्ट्रैक्ट बनेगा, वो कॉन्ट्रैक्ट स्टैम्प पेपर पे बनेगा। स्टैम्प पेपर सबने देखा हुआ है। मैंने कहा 5,000 का वो स्टैम्प पेपर होगा, कौन देगा वो 5,000। फिर मैंने इस तरह बोला, भाईजान ये पेपर एक वकील बनाएगा, वकील हमारा एक कम से कम कॉन्ट्रैक्ट बनाने के हमसे 15,000 रुपए लेता है। अगर मैंने तुम्हें एसिड लीज पर दिया तो ये वो इजाफी खर्चे हैं जो मुझे करने पड़ेंगे और लीज की वजह से करने पड़ेंगे। कौन देगा ये पैसे? ठीक है, ऑप्शन 1, या तो ये पैसे लेसर पे करे, ऑप्शन 2 भैया लेसी पे करे। पहले उल्टा जवाब समझना। मैंने लेसी को बोला ये पैसे आप पे कर दो। लेसी ना समझ क्या बोल रहा है, मैं तो पे नहीं करूंगा, तुम पे करो, तुम कमा रहो। अब मैं दिमाग में क्या बोल रहा हूँ, अबे क्या बेवकूफ लेसी आया है सामने, इस बेचारे को पता ही नहीं है मैं अपनी जेब से जो कुछ पे करूंगा अल्टीमेटली इसी से तो निकालूंगा। अगर इनिशियल खर्चे 100 रुपए हैं, 100 रुपए, ये 100 रुपए खुद पे कर देता तो 100 रुपए ही पे होते। अब ये चाह रहा है 100 रुपए भी मैं पे करूं, मैं उससे वो 100 रुपए भी निकालूंगा, 5 साल में निकालूंगा, इंटरेस्ट के साथ निकालूंगा। आगे बात समझ में? ये तो हो गई लेसर की सोच। लेकिन इस वक्त हम लेसर वाली अकाउंटिंग डिस्कस नहीं कर रहे, हम लेसी वाली अकाउंटिंग डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है सर, मान लो लेसी समझदार था, उसने इस तरह बोला, ठीक है सर, लीज पर एसिड देने की वजह से जो इजाफी खर्चे आपको बर्दाश्त करने पड़ रहे हैं वो मैं पे कर दूंगा। अगर इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट लेसी पे करेगा, अगर उसकी कोई अकाउंटिंग भी करेगा, अकाउंटिंग अभी आपको आईएएस में दिखाता हूँ, एग्जाम्पल आगे बढ़ाता हूँ। मैंने लेसी को फिर बोला, भाई तू ऐसे जो लीज पे मांग रहा है ना वो 80 लाख रुपए का है, 20 लाख का मैं इंटरेस्ट भी लूंगा, 1 करोड़ रुपए आपसे लूंगा। ठीक है, फिर मैंने इस तरह बोला, स्टैम्प पेपर लगेगा 5,000 का, ये पैसे भी आपसे लूंगा। फिर इस तरह बोला, भाईजान लीगल एडवाइजर पेपर कॉन्ट्रैक्ट बना के देगा, उसके पैसे भी आपसे ही लूंगा। फिर इस तरह बोला, एसिड लीज पे देने की वजह से कमीशन देना पड़ रहा है, ना एसिड लीज पे जाता ना कमीशन देना पड़ता, ये पैसे भी तुमसे लूंगा। लेसी अभी तक खामोश बैठा हुआ है। फिर इस तरह बोला, ये ऑफिस देख रहा हो, रेंट का ऑफिस है, हर महीने 10 लाख का रेंट जाता है, ये भी तुमसे लूंगा। मैंने कहा स्टाफ देख रहा हो, इनकी हर महीने 50 लाख की सैलरी जाता है, ये पैसे भी तुमसे लूंगा। मैंने कहा हर महीने हमारे बिजली के लाखों रुपए के बिल आते हैं, वो भी तुमसे लूंगा, और हर महीने टेलीफोन के बिल आते हैं, वो भी तुमसे लूंगा। ठीक है, किसी की आवाज आ रही है, चमाट मारेगा लेसी। सर वो बिजनेस दे रहे हैं या मशीन? ठीक है, लेकिन लेसी अगर अब तक खामोश बैठा हुआ है मेरे एग्जाम्पल में, इतनी बातें सुनेगा, उसे हार्ट अटैक आ जाएगा। वो सिंपली क्या बोलेगा, भाई यार ये तो ऐसा लग रहा है पूरे साल में तुम्हारा एक ही एसिड लीज पे जाएगा और सारे खर्चे मुझसे ही कवर कर लोगे।
वो कह रहा है तुम्हारे ऑफिस के बिल आते हैं, टेलीफोन के, मानता हूँ, बिजली के बिल आते हैं, ऑफिस का रेंट आता है, स्टाफ की सैलरी देते हो, लेकिन ये तुम्हारे जनरल खर्चे हैं, जनरल। ये एसेट में लीज पे लूं या ये एसेट में लीज पे ना लूं, इसका लीज से कोई डायरेक्ट ताल्लुक नजर नहीं आता। ये जो हमारे जनरल खर्चे होते हैं, ऑफिस के हो, मार्केटिंग के हो, सेलिंग के हो, ये आप लेसी पे नहीं डाल सकते, ये इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट की डेफिनेशन में कवर नहीं होते। ठीक है सर। अब आखिरी बात सर, अगर आप लेसी हो और इनिशियल डायरेक्ट खर्चे आप पे कर रहे हो तो आईएएस में इसकी कोई अकाउंटिंग भी होगी। पैरा 33 निकालें, सॉरी 23, पैरा 23, पैरा 23 जो पहले ही हमने पढ़ा हुआ है, इसमें लिखा हुआ है एट द कमेंसमेंट डेट a lessee shall measure the right of use asset at cost। लेसी जब भी किसी एसेट को लीज पे लाएगा कॉस्ट पे रिकॉर्ड करेगा। पैरा 24 जो मैंने रोका था, अब उसका एक पॉइंट मैंने कवर करने जा रहा हूं। द कॉस्ट ऑफ द राइट ऑफ यूज एसेट शैल कंप्राइज, पॉइंट नंबर सी, एनी इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट इनकर्ड बाय लेसी। राइट ऑफ यूज के अंदर लेसी इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट को भी ऐड करेगा। बोर्ड पे देखो, जब एसिड लीज पे लाएगा, लीज पे पहली एंट्री क्या बनाता है, राइट ऑफ यूज डेबिट, लीज लायबिलिटी क्रेडिट। अब बोर्ड पे देखो, राइट ऑफ यूज डेबिट, लीज लायबिलिटी क्रेडिट। ठीक है, मान लो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज लायबिलिटी वो आ रही है 100 रुपए, हमने लीज लायबिलिटी को 100 रुपए पे रिकॉर्ड कर लिया, लेकिन इस कॉन्ट्रैक्ट में इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट 5 रुपए की है और वो लेसी पे कर रहा है। आईएएस में लिखा हुआ है लेसी को चाहिए कि वो 5 रुपए भी कॉस्ट में ऐड कर ले। इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट अगर लेसी पे कर रहा है वो उसे भी कॉस्ट में ऐड कर ले। जब लेसी अपने पास से 5 रुपए पे करेगा, कैश या बैंक 5 रुपए से क्रेडिट करेगा और राइट ऑफ यूज को कितने पे रिकॉर्ड कर लेगा, 105 रुपए पे रिकॉर्ड कर लेगा। आई कुछ बात समझ में? भाई देखो, अगर ये IFRS 16 ना होता और IAS 16 होता, सिंपल बात करो, 100 रुपए की मशीन खरीदी, 5 रुपए इनिशियल खर्चे करे, कॉस्ट में ऐड करते नहीं करते? प्रोफेशनल फीस भी कॉस्ट में ऐड होती है, इंस्टॉलेशन भी कॉस्ट में ऐड होती है। तो ये बात ये भी कह रहे हैं कि अगर आपने एसेट लिया है, उस एसेट के ऊपर आप कोई इनिशियल खर्चे खुद पे कर रहा हो, उसे अपनी कॉस्ट में ऐड कर लो और बाद में राइट ऑफ यूज को क्या करवा देना, डेप्रिशिएट करवा देना। समझ में आ गया सबके? तो कॉस्ट के अंदर एक दो चीजें पकड़ में आ गई अब तक। आपने कहा समाजिद एक ही दो समझाइए, ए को भी देखो, ए को पैरा 24 का ए, द अमाउंट ऑफ द इनिशियल मेजरमेंट ऑफ द लीज लायबिलिटी एज डिस्क्राइब इन पैरा 26। कॉस्ट में लीज लायबिलिटी का इनिशियल अमाउंट भी जाता है और लीज लायबिलिटी हमेशा किस पे रिकॉर्ड होती है, प्रेजेंट वैल्यू पे। तो पता है मैंने 105 रुपए में क्या क्या डाला है? मैंने 105 रुपए में दो चीजें डाली हैं, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज लायबिलिटी 100 रुपए, वो भी कॉस्ट में डाली है, इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट भी मैंने कॉस्ट में डाली है। आई बात समझ में? इंटरेस्ट हटाकर जितना पैसा देना है वो भी मैंने अपनी कॉस्ट में डाला है और जितना पैसा इस कॉन्ट्रैक्ट की वजह से मैं अपनी जेब से खर्च कर रहा हूं मैंने उसे भी इस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कॉस्ट में डाल दिया। अभी भी कॉस्ट कंप्लीट नहीं है, कुछ चीजें रुकी हुई हैं। बहरहाल ये दो बातें आपकी समझ में आ गई हैं। हमें कोई पूछे कॉस्ट में कौन कौन आता है, फिलहाल दो बातें, कौन कौन आता है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज लायबिलिटी वो भी कॉस्ट में आता है और इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट अगर लेसी पे कर रहा है, कौन लेसी पे कर रहा है तो वो कॉस्ट में डालेगा। आपने कहा लेसर पे कर रहा होता फिर वो डिफरेंट बात है और लेसर की बात अभी हम सीख ही नहीं रहे। ठीक है बेटा, इंशाल्लाह अगली क्लास में इसके आगे प्रोसीड करते हैं।